वेलकम बैक इन दिस फाइनल ईयर फिज़िक्स क्लास। तो हमने पिछली क्लासेस में जो टॉपिक डिस्कस किए थे, हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा और फेमिलियर होके और आ गए हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र इसको कहते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट सा सूत्र है, बहुत ही ईजी सा है और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो इसके साथ क्या है, ये सेमी एम्पिरिकल सामी आनुभाविक से अपना क्या मतलब है कि ये अनुभवों के आधार पे, आधे अनुभवों के आधार पे तैयार किया गया, आधा एक्सपेरिमेंट के आधार पे तैयार किया गया। अच्छा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है या क्या ये डिनोट करता है या क्या इसके द्वारा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या ये फॉर्मूला है, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेस जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसकी नीड पड़ी हमें, है ना। तो देखो, सबसे पहले अपने पहले के नॉलेज को थोड़ा सा आप जागृत कीजिए। मैं यूँ कहूँगा कि हम ऐसा जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियस जो है, यानी कि कोई भी नाभिक जो है वो किस तरह से बना हुआ होता है। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है जो उसको कंट्रोल करती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करें तो ये अपने पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z अपने पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये N जो अपने पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपने पास क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों मिलके सभी के सभी क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कंडक्ट करता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अपन जानते हैं हर एक न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ होता है। अच्छा, अब अपने पास एक क्वेश्चन माइंड में ये क्रिएट कीजिए या पूछिए अपने आप से एक बार के लिए कि हम अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कोई भी नाभिक बना सकते हैं, तो क्या कभी हमने ऐसा नाभिक देखा है जिसमें सिर्फ 10 न्यूट्रॉन ही हो, है ना। कि अपने पास एक ऐसा नाभिक क्या हो सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 या 20 या 7 या 8, ऐसा कह देता हूँ कि ये 6 है, बाय द वे 6 न्यूट्रॉन्स के साथ कोई आपके पास में एटम है या फिर न्यूक्लियस है। क्या आप ऐसा कह सकते हो? क्या आपने कभी ऐसा देखा है फिज़िक्स में या साइंस में कि आपके पास में इस तरह से कितने हो गए, 7 प्रोटॉन, सिर्फ 7 प्रोटॉन के साथ कुछ न्यूक्लियस हो, कोई नाभिक हो, या फिर मैं इसमें एक ये प्रोटॉन और ऐड कर दूं या इसमें एक न्यूट्रॉन और ऐड कर दूं। तो क्या ये एग्जिस्ट करता है ऐसा कुछ या ऐसा कुछ? ये क्वेश्चन आप एक बार अपने आप से कीजिए। तो जब ये चीज़ और ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है ना, हम जानते हैं ना, ये चीज़ और ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये जो A = Z + N जो है इक्वेशन है, ये डेफिनेटली कोई ना कोई रूल को फॉलो करती होगी। यानी कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन तो होता होगा ना जो Z और N मैं मिला दूं और मुझे एक न्यूक्लियस मिल जाए, राइट। तो अब ये जिसमें हम कह रहे हैं Z = 1 है और N = 6 है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये जहाँ पे Z = 7 है एंड N = 1 है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर इनके पीछे रूल क्या है? कौन ऐसा जो है कंडक्टिंग या फिर ऐसा कह दूँ कौन उसको जनरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला कौन है जो ये डिसाइड करता है कि मुझे इतने Z और इतने N चाहिएंगे तब मुझे न्यूक्लियस मिल सकता है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियस मिलने का जो केस है उसको हम क्या कह सकते हैं कि हम नेचुरली भी उसको देख सकें। या तो ऐसा न्यूक्लियस होना चाहिए और या फिर ऐसा न्यूक्लियस होना चाहिए जिसको हम लैब में बना सकें, फॉर्म कर सकें, क्रिएट कर सकें। तो अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन लेके लैब में भी क्रिएट करना चाहूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें ऐसा न्यूक्लियस कभी मिल ही जाए। हम 6 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन को कैसे भी करके जोड़ दें और हमें कोई नाभिक मिल जाए, कोई तत्व मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब सबसे पहले तो अपन इसके आंसर के बारे में बाद में बात करेंगे कि क्यों ऐसा ही कॉम्बिनेशन है, क्या क्यों ये पॉसिबल नहीं है और क्यों स्पेशली कुछ जो है वो पॉसिबल हैं, कुछ ही न्यूक्लियस क्रिएट किए जा सकते हैं। उस आंसर पे आने से पहले मैं रियल में कौन कौन से N और Z के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं
उनके बारे में थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें Z वर्सेस N का एक यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है। अभी अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो अगले 5 से 10 सेकंड तक आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा, और उस ग्राफ में अगर आप नोट करोगे तो एक डायरेक्शन में y एक्सिस में जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और z एक्सिस में x एक्सिस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और बीच में एक लाइन हमने खींची है, एक लाइन आपको दिखेगी जो n इज इक्वल टू z की लाइन है, जो 45 एंगल पे जाती है ना, y इज इक्वल टू x वाली, x इज इक्वल टू y वाली लाइन, वो n इज इक्वल टू z वाली लाइन है। और उस लाइन के आसपास अब अपन ने देखो अलग अलग स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाइज, या फिर ऐसा कह दो कि नाभिक जो हमारे पास हैं उनको हमने ड्रॉ किया है। तो एक लाइन आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी, ब्लैक लाइन जिसे अपन कह रहे हैं, वो ब्लैक लाइन जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाइज की है। आप दोनों ही ग्राफ जो देख पा रहे हैं, दोनों में से एक सिंप्लीफाई ग्राफ है और एक थोड़ा और ज़्यादा साइंटिफिक उसको अपन कह सकते हैं। तो उस ग्राफ में जो आप अभी देख रहे थे उसमें आपने देखा होगा उसी का एक स्कीमेटिक फॉर्म यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया, उसके जैसा बनाने की कोशिश की है। तो उसमें और इसमें आप सिमेट्री देख सकते हैं। ये n इज इक्वल टू z है, इसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ से देखो चलते हुए, और ये देखो डॉट डॉट करके जो लाइन ऊपर तक जा रही है, ये लाइन ब्लैक लाइन थी वहाँ पे, इसके नीचे किसी एक कलर में न्यूक्लियाइज बनाए हुए थे और इसके ऊपर किसी दूसरे कलर में न्यूक्लियाइज बनाए हुए थे। तो अपने को जो समझने की बात है इसमें, इस डेटा को हम समझना चाह रहे हैं, इस डेटा में समझने वाली बात ये है कि ये डॉटेड लाइन जो है ये सारे स्टेबल न्यूक्लियाइज को रिप्रेजेंट करती है। स्टेबल मतलब स्थायी, जो स्थायी है, जो अगर आप लैब में क्रिएट कर लो या नेचुरली आप बना लो, नेचुरली आपको मिल जाए, तो वो स्टेबल रहेंगे, वो उसी फॉर्म में रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। यानी उनका कॉम्बिनेशन स्टेबल है, Z+N उतने ले लो आप, तो आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होगा। अच्छा, इससे नीचे अगर आ जाए अपन, तो ये जो स्टेबल वाली लाइन है इससे Z बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि अगर इस लाइन से नीचे की तरफ आ जाए अपन, तो इनमें स्टेबल वाले की तुलना में Z की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस ग्राफ को अगर आप स्टडी करोगे तो इस ग्राफ में इस लाइन से नीचे की तरफ अगर अपन आएंगे तो ग्राफ में नीचे आने पे आप समझ रहे हो, नीचे आने पे ये n इज इक्वल टू z वाली जो सिचुएशन है उसमें बढ़ रहा है। तो मतलब इधर n ज़्यादा है और इधर n कम है। n कम है इसका मतलब आपके पास में p ज़्यादा हो जाएंगे, तो इधर आपके पास में प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर ऊपर जाएंगे अपन तो n और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पहले की रेस्पेक्ट में और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इधर n की संख्या बढ़ गई, इससे नीचे z की संख्या बढ़ गई, इधर न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, इधर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गई। अच्छा, जैसे ही आप उसको उसके स्टेबल वाली सिचुएशन से एक्स्ट्रा कोई सिचुएशन दे दोगे, एक्स्ट्रा प्रोटॉन दे दोगे, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन दे दोगे, तो वो उस स्टेज में स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा और वो पहले वाली स्टेबल स्टेज में जाने की कोशिश करेगा। तो अगर अपन यहाँ नीचे वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या ज़्यादा बताया हमने, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है। तो प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो प्रोटॉन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अभी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा, एक पॉजिट्रॉन इमिट करेगा और न्यूट्रिनो इमिट करेगा। इसे अब अपन सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये बीटा क्षय है या पॉजिटिव बीटा डीके इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जाएं तो क्योंकि न्यूट्रॉन उसमें बढ़ गए हैं और न्यूट्रॉन बढ़ने के कारण वो एक न्यूट्रॉन, जो जितने भी न्यूट्रॉन बढ़ गए उन सारों को वो किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट करेगा। तो इसे अपन नेगेटिव बीटा डीके कहते हैं। तो बीटा डीके या नेगेटिव बीटा डीके के थ्रू ये अपने स्टेबल स्टेज में वापस आ जाते हैं, वो उसी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें वो स्टेबल हैं ज़्यादा, राइट। तो इसी कारण से पहली चीज़ तो अपने पास में ये निकल के आती है कि सिर्फ ये वाले न्यूक्लियाई जो है वो ही एग्जिस्ट करते हैं। इधर जो बाकी ग्रीन वाला पार्ट है, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये वाला या फिर 6 न्यूट्रॉन, तो 6 न्यूट्रॉन जो है वो कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मान लो यहाँ पे है तो ये न्यूक्लियाई, या फिर मैं 7 प्रोटॉन की बात करूँ तो ये वाला न्यूक्लियाई, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल डेटा जो है वो है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं इस आंसर की तरफ, इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ कि अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि ये स्टेबल न्यूक्लियाई जो है उसके अंदर पहुंचने के लिए सिर्फ बीटा डीके ही जो है एकमात्र सिचुएशन नहीं है जिससे वो स्टेबल हो सकता है। अगर आप दूसरे वाला ग्राफ देखोगे जो ज़्यादा साइंटिफिक मैंने बोला था, उसमें अगर देखोगे आप तो अल्फा पार्टिकल के डीके के द्वारा भी ये काम हो सकता है,
ठीक है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, फिशन भी हो सकता है, जिसे अपन विखंडन कहते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टेबल अनस्टेबल से स्टेबल आने के लिए सिर्फ बीटा डीके ही नहीं, अल्फा डीके या फिर फिशन नाम की जो प्रक्रिया अपन पढ़ते हैं, विखंडन, जो आगे अपन पढ़ेंगे इसी बुक के अंदर आगे अपन पढ़ेंगे, तो वो भी इसमें हो सकती है, उसके द्वारा भी ये स्टेबिलिटी की तरफ आ सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि ऐसा क्यों, यही क्यों एग्जिस्ट करते हैं, बाकी एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता या ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है बाइंडिंग एनर्जी से, है ना। बंधन ऊर्जा, आपने एक वर्ड सुना होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम्स या फिर न्यूक्लियस। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई न्यूक्लियर है जिसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, A टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है और N उसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर इसका मास अपन पता करना चाहें, इसका द्रव्यमान अगर, या फिर इसकी मास एनर्जी पता करना चाहें, मास को छोड़ो, मास एनर्जी, इसकी रेस्ट मास एनर्जी के बारे में बात करें तो हम जानते हैं वो है मास इंटू सी स्क्वायर, है ना। तो मास किसका ले रहे हैं, हम ले रहे हैं A Z X N का, या फिर N को हटाई दो, इसका मास अपन ले रहे हैं इंटू सी स्क्वायर। सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर ये अपन देख रहे हैं तो ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, ये होता है Z इंटू एम पी, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास प्रोटॉन का, इंटू सी स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड सी स्क्वायर। ये वाली जो इक्वेशन है ये सही होनी चाहिए थी, ऐसा अपन जानते हैं, क्योंकि अंदर क्या है, उसके अंदर सिर्फ Z और N ही है, तो उसका टोटल जो मास एनर्जी है वो उसकी प्रोटॉन मास एनर्जी प्लस न्यूट्रॉन मास एनर्जी के बराबर होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। अगर मैं अलग अलग से इनका मास निकालूंगा और फिर इसकी टोटल मास एनर्जी निकालूंगा तो उसकी टोटल मास एनर्जी इससे कम मिलती है, हमको इससे कम मिलती है। वापस समझना इस चीज़ को कि अगर मैं न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 इस तरह का कोई सिचुएशन है, 3 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन, इनको अलग अलग से जब मैं इनका मास मेज़र करूँगा, इनका मास जब मैंने मेज़र किया, जो भी आया मेरे पास में, या फिर इनकी मास एनर्जी मैंने मेज़र की, जो भी आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर मैंने इन सब को जोड़ के मैंने एक न्यूक्लियाई बना दिया और इसकी एनर्जी मैंने पता की MeV में। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अगर ये एनर्जी आपके पास में है X और लेट्स सपोज दिस इज Y, तो ये बात अपने को हमेशा ध्यान रखनी है कि Y हमेशा कम होगी इसकी बजाय। हालांकि ये बने इन्हीं न्यूट्रॉन और इन्हीं प्रोटॉन से है ये वाला न्यूक्लियस, लेकिन फिर भी इसकी एनर्जी इन सब की एनर्जी से कम होगी, इस न्यूक्लियस की एनर्जी इन सब से कम होगी। तो Y विल ऑलवेज बी लेस देन X हमेशा ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक चीज़ कम हो जाती है भाई, वो कम जो होती है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इसकी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की टोटल रेस्ट मास एनर्जी में से अगर उस न्यूक्लियाई की रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर दूं तो जो बच जाता है वो है बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, ये बाइंडिंग एनर्जी आती किस काम है? तो देखो, आप जैसे ही इन सबको प्लस करोगे, प्लस करने का मतलब समझ रहे हो, इनको जोड़ोगे तो इनको जोड़ने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी और वो खर्च होने वाली एनर्जी ही यहाँ पे क्या हो गई है भाई, कम हो गई है। ऐसा अपन मानते हैं कि अगर इसको बाउंड करेंगे अपन, इसको एक बहुत स्मॉल वॉल्यूम में जब मैं इनको लेके आऊँगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य करने में जो एनर्जी खत्म हो गई वो एनर्जी, इसको बाइंडिंग एनर्जी अपन कहते हैं, और वही एनर्जी इसमें कम हो जाती है। ये आप 12th में पढ़ के आए आई थिंक कि बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक चेंजमेंट अपन करना चाह रहे हैं। वो चेंजमेंट ये है कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर मास की बजाय एटॉमिक मास लेते हैं। देखिए, इस फॉर्मूला पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस फॉर्मूला पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भाई, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको जाने यहीं से। देखिए क्या है यहाँ पे c² कि ये मास की जगह मैंने न्यूक्लियर मास की जगह एटॉमिक मास ले लिया है। यहाँ पे MP
P यानी कि प्रोटॉन के मास की जगह मैंने हाइड्रोजन का मास ले लिया है। ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका एक छोटा सा रीज़न आप समझ लो, क्योंकि न्यूक्लियर जो मासेज हैं उनको ट्रेस करना, एटॉमिक मासेस को ट्रेस करने से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप खुद सोचिए कि अगर मैं एक न्यूक्लियर या उसमें से मैंने सारे के सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और फिर मैं उसको ट्रेस करना चाहता हूँ, पहले बात तो उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। दूसरी बात, अगर निकाल भी दिए तो फिर उसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर चार्ज जो है वो बहुत हाई चार्ज होता है। और उसकी बजाय अगर अपन एक एटम को ट्रेस करें तो उसको ट्रेस करना ज़्यादा इजी होता है। इस कारण से हम उसके न्यूक्लियर मास की जगह एटॉमिक मास लेते हैं, यहाँ पे इसकी जगह लेते हैं। अब ऐसा कर देने से चेंजमेंट तो खूब आया है ना, पर आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसके आगे एक टर्म और आपके पास आती है, पर वो टर्म इतनी कम है जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो इसको नियर अबाउट इससे रिप्लेस किया जा सकता है विदाउट एनी बिग डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस तो आएगा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है भाई, आप बात समझ गए। वो आगे वाली टर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि वो इफेक्ट तो डालती है पर इतना इफेक्ट नहीं डालती है। अच्छा, अब अपने पास बात निकल के आती है उस क्वेश्चन पे जो हमने स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन ये था कि क्यों कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के ही Z और N मिला के हम कोई न्यूक्लियाई बना सकते हैं, कोई नाभिक बना सकते हैं, और क्यों हम सब तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो वो क्यों का आंसर यहाँ पे है भाई, बाइंडिंग एनर्जी से है। अगर आप रेस्ट मास एनर्जी जितनी कम रखोगे, जितनी कम आप रेस्ट मास एनर्जी रखोगे, उतना ही उस न्यूक्लियाई का स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। और इसको कम रखने में सबसे बड़ा रोल किसका है भाई, इसका रोल है बाइंडिंग एनर्जी का, क्योंकि ये और ये तो आप ले ही रहे हो साथ में। तो आप अगर कोई भी ए ले रहे हो, कोई भी ए मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज ले रहे हो आप, तो मान लो आपने लिए 10, तो अब इन 10 में से कौन सा कॉम्बिनेशन आप बनाओ, 10-0 या 9-1 या अप टू सोन, इसी तरह से 6-4, फिर आगे बढ़ता जाएगा ये 5-5 एंड अप टू सोन, लास्ट में जाते जाते 0-10। ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन बने हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके लिए रेस्ट मास एनर्जी मिनिमम होगी, वो ही न्यूक्लियाई जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी रेस्ट मास एनर्जी जो है वो सबसे कम से कम हो, और कम से कम करने के लिए कौन यहाँ पे जिम्मेदार है, वो है बाइंडिंग एनर्जी। तो अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हमारा मेन टारगेट क्या है। हमारा मेन टारगेट है किसी भी कॉम्बिनेशन, स्पेशल कॉम्बिनेशन के लिए, किसी N और Z के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन के लिए एटॉमिक जो नंबर है आपका A, उसके कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम कब होगी, सबसे ज़्यादा कब होगी, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा कब होगी, बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो, दोनों ही चीज़ें आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, सीधा सा बात है। आपने ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उसको दिया है और उसमें उसको बाउंड करने की पावर, उसमें खुद को रोक पाने की या उसको खुद को ऐसे ही रखने की पावर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा होगी तो वो स्टेबल होगा। दूसरा कि जब ये ज़्यादा होगा तो इसमें से ज़्यादा चीज़ माइनस होगी, तो ये कम होगा, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो रेस्ट मास एनर्जी जैसे जैसे कम होती है, बाइंडिंग एनर्जी वैसे वैसे बढ़ती है, और ये दोनों ही चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ हमें लेके जाते हैं। तो अब आप ये इसको इमेजिन कीजिए, ए यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है और उनमें N और Z का कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा वो कम स्टेबल होगा। और इसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा कम की तरफ चले जाएं, इतनी कम बाइंडिंग एनर्जी हो जाए, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ग्राफ में जो हमारे पास इधर उधर का जो पार्ट था, जिसको अपन ये कह रहे थे कि ये 6 न्यूट्रॉन लेके हम बना दें, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी कम है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब अपन बात आ जाती है अपनी फाइनल सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला की। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो ये किया है कि हम क्यों सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला पढ़ना चाह रहे हैं, राइट। क्यों का आंसर मिला क्या आपको? क्यों का आंसर ये है, हम बाइंडिंग एनर्जी का एक एस्टिमेशन लगाना चाह रहे हैं, और वो एस्टिमेशन हमें कौन लगा के देगा? सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। किसी ए के लिए, किसी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बाइंडिंग एनर्जी कितनी देगा अपने को, इसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ लेते हैं? सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला यूज़ लेते हैं। तो ये हमारा बेस वीडियो है सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला के लिए।
नेक्स्ट वीडियो में अपन सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, या उसमें जो टर्म्स हैं उनको समझेंगे। डिराइव करने का तो कोई केस ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो सिर्फ अनुभव के आधार पे है। तो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल होने की बजाय उसमें जैसे उसमें 5 टर्म आएंगे, 5 में से 3 टर्म तो सीधे सीधे एक्सपीरियंस के आधार पे आ जाएंगे, और बाकी के 2 टर्म जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पे आएंगे। तो वो 5 टर्म कौन कौन से हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।